रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी, ज़र के औसाफ। उसमें सबसे पहला है कि हमें ये देखना होता है कि जो चीज़ हम ज़र के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें कुछ खूबियों का होना ज़रूरी है। वो औसाफ उसके जो हैं वो ऐसे होने चाहिए कि लोग उसे बिला रोक टोक कबूलियत आमा हासिल हो, लोग उसे बिला रोक टोक इस्तेमाल करें। उसे हम कहते हैं कि ज़र के उम्दा औसाफ हैं। जैसे सोने और चांदी के को जो है वो बतौर ज़र इस्तेमाल होने की वजह यही थी कि उसमें वो तमाम अच्छे औसाफ पाए जाते थे। सबसे पहला है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, मीन्स के कबूलियत आमा, यानी जिस शय को हम ज़र बनने के लिए कह रहे हैं उसमें इस खूबी का होना ज़रूरी है कि उसे लोग बिला हिज्जत कबूल करें, लोग मना ना करें कि हमने इसे नहीं लेना, यानी कबूल करें उसे और उसे आला मुबादला के तौर पर कबूल करें। सोना और चांदी के ज़र बनने की वजह यही थी। सोना और चांदी को लोग सोना और चांदी को लोग कबूल करते थे, ठीक है। तो इसलिए उसे हम कहते हैं कि उसमें ये खूबी है कि वो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी की खूबी है। लोग इसे रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए, कारोबारी ज़रूरियात के लिए और दीगर कामों के लिए फ़ौरन कबूल कर लेते हैं। नंबर 2 है हमारे पास पायदारी, ड्यूरेबिलिटी। पायदारी यानी ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये है बच्चों कि उम्दा ज़र के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो पायदार हो, गलने सड़ने वाली शय ना हो, लोग उसे आसानी से ज़ख़ीरा कर सकें। यानी ना तो गलने सड़ने वाली चीज़ हो, चीज़ ना हो और ज़ख़ीरा भी हो सके। तो इसलिए हम उसे कहेंगे कि वो पायदार है और लोग इसलिए ज़र को आजकल कबूल करते हैं कि वो पायदार है। फिर है बच्चों इंतकाल पजीरी, पोर्टेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हम ज़र के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें इस सिफ्त का होना ज़रूरी है कि वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें यानी ना तो वो हुज्जम के लिहाज से इतनी ना हुज्जम इसका कम हो और ना मालियत ज़्यादा हो और ना ही ये हो कि ज़्यादा हुज्जम रखने वाली चीज़ ज़र बन सकती है, क्योंकि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल है। आजकल जो ज़र की तरसील के जदीद आलात हैं, मसलन ATM, MT और ऑनलाइन बैंकिंग, इस मसले को और मज़ीद आसान बना दिया है। तो उसके बाद है बच्चों कन्वर्टिबिलिटी, मीन तश्कील पजीरी। ज़र में एक ये भी खूबी होनी चाहिए कि इसे मुख्तलिफ शक्लों में ढाला जा सके, ठीक है। जैसे कि अगर हम ज़र को अगर किसी देहात में ये आसानी से वो तश्कील पजीर ना हो तो उसका ज़र बनना बहुत मुश्किल होता है। देहात पर क्योंकि हुकूमत ने अपना नाम वगैरह लिखवाना होता है, इसलिए इस सिफ्त का होना ज़रूरी है कि वो कन्वर्ट हो सके, तश्कील हो सके, उसे आसानी से किसी और शक्ल में ढाला जा सके। उसके बाद यानी आसानी से आप किसी और शक्ल में उसे ढाल सकें, बदला जा सके। उसके बाद है तकसीम पजीरी, डिविजिबिलिटी। मीन्स क्या है कि अच्छे ज़र के लिए ज़रूरी है कि इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए जो कि वज़न में बराबर हो और इसकी कदर कीमत में कोई फ़र्क ना पड़े। मसलन अगर हम सोने के छोटे छोटे टुकड़े कर दें तो इसकी मालियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो डिवाइड हो भी जाती है, सोने के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएँ, छोटे छोटे टुकड़े वज़न के लिहाज से बराबर होते हैं। इसी तरह फिर है होमोजेनाइटी, मीन आप यकसानियत। अच्छे ज़र के लिए ये भी ज़रूरी है कि इसकी जो है मुख्तलिफ इकाइयों में फ़र्क ना हो। मसलन सोने और चांदी के टुकड़े जो वज़न में बराबर होंगे वो मालियत के अतबार से भी यकसां होंगे। एक ही मालियत के नोट भी यकसां होते हैं, जबकि किसी और किस्म की शय की मुख्तलिफ इकाइयाँ यकसां नहीं होती, ठीक है। उसके बाद मुनासिब मिकदार, एडिक्यूट क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि ज़र के तौर पर जो आप चीज़ इस्तेमाल हो रहे हैं उसकी मिकदार मुनासिब होनी चाहिए, मुनासिब मिकदार होनी चाहिए, ना तो इतनी ज़्यादा हो, मिकदार मुनासिब मिकदार। इसका मतलब क्या है कि ना तो वो कम हो, ना वो कम हो और ना वो ज़्यादा हो और ना
وہ ज़्यादा हो, नॉर्मल मतलब होनी चाहिए। फिर है बात कदर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि जिस चीज़ को आप ज़र के तौर पर इस्तेमाल कर, क्योंकि सॉरी पिछले पॉइंट में मैंने ये आपको बताया है कि मुनासिब मिकदार हो, ना वो कम हो ना ज़्यादा। ज़्यादा होगी तो उसकी कदर कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे कोई चीज़ आपको उसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो उसकी कदर इतनी नहीं रहती, तो ये इस लिहाज से बात हो रही है। उसके बाद इस बातें कदर स्टेबिलिटी, इसमें क्या है, जो शय भी ज़र के तौर पर आप इस्तेमाल कर रहे हो इसकी कदर मुस्तहकम हो। कदर क्या हो, मुस्तहकम हो। ये नहीं कि आज उसकी कदर और कल और हो। इसकी कदर में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं आनी चाहिए ताकि लोग इसे मुस्तकबिल की अदायगियों के लिए इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद है स्टोरेबिलिटी, मीन्स कि ज़ख़ीरा आप उसे कर सको। तो ज़ख़ीरा आप उसे कर सकते हो जो चीज़ गलने सड़ने वाली ना हो। सोना, चांदी और नोट ऐसी अशिया हैं जिनका आसानी से सोना और चांदी और नोट, तो इन्हें आप आसानी से ज़ख़ीरा कर सकते हो, ठीक है। लिहाजा ये उम्दा या मिसाली ज़र है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाता है काइंड्स ऑफ मनी। काइंड्स ऑफ मनी में सबसे पहला है हमारे पास धाती ज़र। क्या है, धाती ज़र, मेटालिक मनी, धात से बने हुए जितने भी सिक्के हैं वो जो गर्दिश में होते हैं, धात के बने हुए सिक्के जो गर्दिश में होते हैं उन्हें हम धाती ज़र कहते हैं। इसकी दो इकसाम है, मुयारी ज़र, स्टैंडर्ड मनी मीन्स मुयारी ज़र। मुयारी ज़र कौन सा होता है बच्चों, जिसकी ज़ाहिरी और हकीकी कदरों कीमत बराबर होती है, यानी रियल उसकी जो हकीकी है और इंट्रिंसिक सेम वैल्यू, यानी हकीकी कदर और ज़ाहिरी कदर बराबर है, ठीक है। उसे हम कहते हैं वो स्टैंडर्ड मनी है। मसलन हम इसमें कह सकते हैं अरबों के अशरफी और दीनार वगैरह। कौन सी एग्जांपल है, अशरफियाँ और दीनार, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल स्टैंडर्ड मनी की हो सकती है। उसके बाद है टोकन मनी। इससे क्या हम कहते हैं, इलामती या वज़ई ज़र। इससे मुराद ऐसा सिक्का है जिसकी, यानी टोकन मनी की हम क्या कह सकते हैं, जिसकी ज़ाहिरी कदरों कीमत किससे बड़ी होती है, उसकी हकीकी कदर से। मसलन हमारे पास जो 5 पैसे हैं, या हम 1 रुपए का नोट ले लें, 5 रुपए का नोट ले लें, ठीक है, तो उसकी जितनी उसकी हकीकी कदर जो है वो कम होती है और ज़ाहिरी कदर उसकी ज़्यादा होती है। उसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाता है कागजी ज़र। मतलब इसमें हम दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ कि हकीकी कदर और ज़ाहिरी कदरों की कीमत, जिसकी हकीकी कदर कम है और ज़ाहिरी ज़्यादा है। मसलन 1 रुपए का सिक्का इलामती ज़र है। इसकी एग्जांपल मैं लिख देती हूँ, 1 रुपए का सिक्का, ठीक है, उसमें इतनी धात इस्तेमाल नहीं ना की गई। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पेपर मनी, कागजी ज़र। तो कागजी ज़र बच्चों जो हमारे पास नोट जो मरकज़ी बैंक या हुकूमत जारी करती है, इन्हें कानूनी हैसियत हासिल होती है, लिहाजा कोई शख्स भी इन्हें कबूल करने से इनकार नहीं करता। बज़ाहिर ये नोट कागज़ के एक टुकड़ा होता है, लेकिन मरकज़ी बैंक की गारंटी की वजह से इनकी हैसियत कानूनी तौर पर रुपयों के बराबर होती है। जितनी मालियत का नोट होता है, आगे मुख्तलिफ हैं कि उसके 2 असूल हैं, एक मुइना हद का असूल है और एक बैंकिंग असूल है। उसके बाद है इसकी 2 किस्में हैं पेपर मनी की, कन्वर्टिबल पेपर मनी और इनकन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल पेपर मनी बच्चों ये है जिसको मुतालबे की सूरत में सोने या चांदी में आप तब्दील करवा सकते हो, सोने या चांदी की सूरत में तब्दील कर सकते हो, की सूरत में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 5000 का नोट, ठीक है, उसे आप बदल सकते हो ना सोने या चांदी की सूरत में। 5000 का आप कुछ ना कुछ खरीद सकते हो, 5000 रुपए का नोट, उससे आप सोने या चांदी की कुछ ना कुछ मिकदार खरीद सकते हो। उसके बाद है इनकन्वर्टिबल, जो कि आप तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन इसे मुस्तनद सिक्कों या चांदी में आप उसे, वैसे तो कानूनी हैसियत हासिल होती है, लेकिन सोने या चांदी के सिक्कों में तब्दील नहीं किया जा सकता, के सिक्कों में
تبدیل نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے. اب اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مثلا 5 روپے تک کا نوٹ جو ہے، اس کی اگزامپل ہم کیا لیتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ. کون سا؟ 5 روپے کا نوٹ پاکستان میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے لیگل ٹینڈر منی. کیا ہے؟ زر قانونی. زر قانونی سے مراد وہ زر ہے جس کی حیثیت ویسے تو قانونی ہے، یعنی لوگ قانونی طور پر اسے لین دین میں قبول کرنے کے پابند ہوں اور اس کو لینے سے انکار جرم ہوتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ تمام سکے اور کرنسی زر قانونی ہے اور کوئی بھی شخص ان کو قبول کرنے سے انکار نہیں کر سکتا. اس کی 2 اقسام ہیں، لمیٹڈ لیگل ٹینڈر اور ان لمیٹڈ لیگل ٹینڈر. محدود زر قانونی کیا ہوتا ہے؟ محدود زر قانونی میں بچوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کی حیثیت تو قانونی ہے، لیکن لین دین کے سلسلے میں کسی شخص کو آپ ایک حد سے زیادہ قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے. مثلا پاکستان میں 1 پیسہ یعنی 1 روپے کے جو اگر ہم 1 روپے والا کا سکہ اگر آپ نے کسی کو 1000 روپیہ دینا ہے تو آپ کیا 1 روپے والے سکے 1000 اسے دو گے؟ وہ لے گا؟ وہ کہے گا میں نے نہیں لینا. حالانکہ اسے قانونی حیثیت حاصل ہے، لیکن ایک حد سے زیادہ اسے لینے پہ مجبور آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور ان لمیٹڈ جو جتنا مرضی آپ اسے دے سکتے ہو، یعنی غیر محدود حد تک لین دین میں آپ اسے استعمال ہو سکتا ہے. مثلا 5 روپے، 10 روپے والا نوٹ، 100 روپے والا نوٹ. ٹھیک ہے. ادھار میں اگر کسی نے آپ نے کسی سے 1000 روپیہ لیے ہو تو اسے 10 روپے والے نوٹ 1000 دو گے تو وہ آپ لینے سے انکار نہیں کرے گا. اور مطلب یہ ہے کہ اس میں 1 روپے کا سکہ 1000 سکے آپ دو گے تو ویسے ہی وہ کہے گا کہ اب میں نے نہیں لینا، ایک حد تک اسے آپ دے سکتے ہو تو یہ، لیکن جتنے مرضی دینا چاہو گے وہ لے لے گا، منع نہیں کرے گا. اس کے بعد ہے نیئر منی. نیئر منی کیا ہوتا ہے؟ جو اشیاء قریبی زر کے طور پر کام کرتی ہیں، وہ حقیقت میں زر نقد کی طرح گردش نہیں کرتی، لیکن آپ ضرورت پڑنے پر انہیں زر نقد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. مثلا شیئرز، بانڈز، سیکیورٹیز. ٹھیک ہے. یہ سب چیک، یہ سب کیا ہے؟ زر محدود زر، آپ کا قریبی زر ہے، سوری. ٹھیک ہے. آپ انہیں لین دین میں استعمال کر سکتے ہو. اس میں بانڈز وغیرہ یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. انہیں فوراً زر میں آپ تبدیل کروا سکتے ہو. سیال تو نہیں ہوتے یہ، لیکن تبدیلی ہو سکتی ہے. انہیں ہم نیئر منی کہتے ہیں. سارا اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. میعادی امانتیں بھی ہیں، اس میں سرکاری کفالتیں بھی ہیں، یہ سب. اس کے بعد ہے کریڈٹ منی. اعتباری زر کیا ہے کہ اعتبار یا بھروسے کی بنا پر گردش کرے. اعتباری زر کا اطلاق ایسے لین دین پر ہوتا ہے جس میں آپ نقد ادائیگی کی بجائے مستقبل میں رقم ادا کرنے کا وعدہ کرتے ہو. اب 2 صورتیں ہوتی ہیں اعتبار کی، ایک زبانی وعدہ آپ کرتے ہو اور ایک تحریری وعدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تحریری وعدہ، 2 صورتوں میں آپ یہ کریڈٹ منی کو چلاتے ہو. اب زبانی وعدہ میں آپ کیا کرتے ہو کہ قرض جو لیتا ہے اسے مقروض پر مکمل اعتبار یا بھروسہ ہوتا ہے. آپ اس کو کچھ شخص ادھار رقم دیتا ہے اور اس کے بدلے میں کوئی تحریر لکھ کر نہیں دیتا، اور ویسے ہی وہ مطلب دوستوں رشتہ داروں سے آپ جو لیتے ہو زبانی وعدہ کرتے ہو، دوست فرینڈز وغیرہ جو ہے دوستوں اور رشتہ داروں سے. اور تحریری جو ہم کسی سے لیتے ہیں لیکن تحریر لکھ کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنے عرصے بعد آپ کو واپس کریں گے اور اس میں کوئی تحریر آپ کو لکھ کے دے دیتے، اسے اعتباری زر کریڈٹ منی تحریری وعدہ ہم نے کیا ہوتا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. جو اگر نہیں سمجھ آیا تو آپ پلیز مجھے کمنٹس میں بتا سکتے